वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-38 इंटेंजिबल एसेट का टॉपिक कवर करेंगे, मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन। और इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, विच एग्जैक्टली मींस मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन। तो इसमें हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है। मोस्टली जो चीज़ें हैं वो IS-16 जैसी हैं, और उससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं। तो आपको जहाँ पर IS-16 से रिलेटेड नॉलेज को रिविजिट करना हो तो आप उन दो वीडियोज़ को देखकर IS-16 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कवर कर सकते हैं। तो एक एंटिटी जो है वो दो में से एक पॉलिसी को चूज करती है, कॉस्ट मॉडल विच इज कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट लॉसेज, या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल विच इज फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन लेस एनी सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट। तो एंटिटी इन दो में से किसी एक को अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बनाएगी। लेकिन जो चीज़ डिफरेंट है वो है कि फेयर वैल्यू सिर्फ एक्टिव मार्केट से यूज हो सकती है अंडर IS-38। ये बात IS-16 जैसी नहीं है। इट इज़ नॉट सेम एज IS-16। IS-16 में फेयर वैल्यू के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई। फेयर वैल्यू एक्टिव मार्केट की भी हो सकती है, लेस एक्टिव मार्केट, या जिसे आप कह सकते हैं इवन इनएक्टिव मार्केट की भी हो सकती है। कुछ वैल्यूएशन मॉडल्स के थ्रू भी आप फेयर वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन IS-38 में रिस्ट्रिक्शन है कि फेयर वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक्टिव मार्केट होगी, एक्टिव मार्केट से ली जाएगी। फॉर द पर्पज ऑफ रिवैल्यूएशन अंडर दिस स्टैंडर्ड फेयर वैल्यू शैल बी मेजर्ड बाय रेफरेंस टू एन एक्टिव मार्केट। एक्टिव मार्केट को बेसिकली डिफाइन किया जाता है एक ऐसी मार्केट जहां पर बायर और सेलर्स अवेलेबल हों, एक जैसी प्रोडक्ट्स या चीज़ें जो आइटम्स हैं वो ट्रेड होते हों और प्राइसेस पब्लिक को अवेलेबल हों। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप जहन में रखेंगे। इसके बाद कुछ चीज़ें और, क्लास वाइज एप्लीकेशन ये भी सेम एज IS-16 है विद वन डिफरेंस। क्लास वाइज एप्लीकेशन में भी यही है कि अगर आप एक इंटेंजिबल एसेट को रिवैल्यू करते हैं तो उस सेम क्लास ऑफ इंटेंजिबल एसेट में जितने भी दूसरे एसेट्स हैं उनको भी आप रिवैल्यू करेंगे, अनलेस कि आप कहते हैं किसी एक एसेट की एक्टिव मार्केट नहीं है, तो फिर उसको उस हिसाब से रिवैल्यू नहीं किया जाएगा। अब अगर कोई एसेट जो है वो रिवैल्यू नहीं हो पाता, हालांकि उसकी ओवरऑल क्लास रिवैल्यू हो रही है लेकिन वो एक सिंगल एसेट रिवैल्यू नहीं हो रहा क्योंकि उसकी एक्टिव मार्केट नहीं है, तो फिर उस एसेट को कॉस्ट मॉडल पर ही रिफ्लेक्ट किया जाएगा। सिमल्टेनियस रिवैल्यूएशन होनी चाहिए सेम एज IS-16। आइटम्स विद इन अ क्लास ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स आर रिवैल्यूड सिमल्टेनियसली। ये क्यों किया जाता है? ताकि सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन ना हो और ऐसे एसेट रिपोर्ट ना हो रहे हो कि कुछ एसेट रिवैल्यूएशन पर हैं और कुछ एसेट जो है वो कॉस्ट अमाउंट पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। रिवैल्यूएशन सफिशिएंट रेगुलरिटी से होनी चाहिए, सेम एज IS-16। ये रूल है कि रिवैल्यूएशन जो है वो इतनी रेगुलरिटी से होनी चाहिए कि कैरिंग अमाउंट एसेट की मटीरियली डिफर ना करती हो, डज नॉट मटीरियल डिफर फ्रॉम इट्स फेयर वैल्यू। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन भी इसी बात पर डिपेंड करेगी कि फेयर वैल्यू में की वॉलेटिलिटी क्या है। यानी अगर आप समझते हैं कि एक ऐसा एसेट है जिसकी फेयर वैल्यू मुसलसल चेंज होती रहती है तो फिर आपको उस पर हो सकता है एनुअल रिवैल्यूएशन सूटेबल हो। लेकिन अगर एक एसेट ऐसा है जिसकी फेयर वैल्यू में जो है वॉलेटाइल चेंजेस नहीं हो रहे, तो फिर आपको उसे बार बार रिवैल्यू करने की ज़रूरत नहीं है, और मे बी 3, 5, 7 ईयर्स के बाद एक बार रिवैल्यूएशन इनफ हो। अदर इश्यूज जो रिवैल्यूएशन मॉडल से रिलेटेड हैं वो ये हैं कि आप किन सिचुएशन में रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई नहीं करते। रिवैल्यूएशन मॉडल डज नॉट अलाउ revaluation of intangible assets that have not previously been recognized an asset. For example, internally generated brand हम recognize नहीं कर सकते एज एन एसेट। तो जब उसे इनिशियली recognize नहीं कर सकते तो उसको बाद में भी रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करके रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस और सरप्लस रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसी तरीके से वो एसेट्स जो अदर देन कॉस्ट इनिशियली रिकग्नाइज किए जाते हैं तो उनके ऊपर भी रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई नहीं होगा। फिर रिवैल्यूएशन मॉडल कहाँ अप्लाई हो रहा होगा? रिवैल्यूएशन मॉडल उन एसेट्स पर अप्लाई होगा जो इनिशियली एट कॉस्ट मेजर किए गए हैं, ये इनिशियल मेजरमेंट है एसेट की। लेकिन इसमें कुछ और रूल्स भी हैं कि अगर बाजुकात एक ऐसा एसेट है जिसकी सिर्फ पार्ट ऑफ द कॉस्ट को हमने कैपिटलाइज किया, फॉर एग्जाम्पल एक हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हुआ, कुछ एक्सपेंडिचर ऐसा था जब तक हमारा कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था हमने उसे एक्सपेंस बना दिया, और फिर हमारा जो बाकी एक्सपेंडिचर हुआ उसमें उस दौरान जो बाकी एक्सपेंडिचर जो हुआ उसमें कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट हो गया था और हमने उसको एसेट बना दिया। तो डेवलपमेंट कॉस्ट में कुछ कॉस्ट हमने एक्सपेंस बनाई होती है और कुछ कॉस्ट जो है वो हमने एसेट बनाई होती है। तो रिवैल्यूएशन जो मॉडल है वो पूरे के पूरे एसेट्स के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है क्योंकि पार्ट ऑफ द एसेट जो है वो रिकग्नाइज हुआ हुआ है। इसी तरीके से रिवैल्यूएशन मॉडल हम उस इंटेंजिबल एसेट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं जो हमें गवर्नमेंट ग्रांट में रिसीव हुआ और उसे हमने इनिशियली नॉमिनल अमाउंट पे रिकग्नाइज किया, तो उसको फिर आप जो है उस पर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। एक्टिव मार्केट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। अब इंटेंजिबल एसेट्स के लिए जो एक्टिव मार्केट है वो बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही कम होती है।
It is uncommon for an active market to exist for an intangible asset, although this may happen. For example, अगर हम देखते हैं जो टैक्सी के लाइसेंसेज हैं, फिशिंग के लाइसेंस हैं, या इसी तरह के और लाइसेंसेज या प्रोडक्शन कोटाज हैं, इंपोर्ट कोटाज हैं, इनके लिए एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन ब्रांड के लिए न्यूज़पेपर मैस्टहेड्स यानी जो न्यूज़पेपर के टाइटल्स होते हैं, म्यूज़िक के लिए, फिल्म पब्लिशिंग राइट्स के लिए, पेटेंट्स के लिए, ट्रेडमार्क्स के लिए, क्योंकि हर एसेट यूनिक होता है, इसके लिए एक एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्योंकि एक्टिव मार्केट की पहली कंडीशन ये है कि वहाँ पर जो आइटम हो वो होमोजेनियस हो, यानी वो सिमिलर नेचर के आइटम्स हो। तो ये तो यूनिक एसेट्स होते हैं ब्रांड के, कॉपीराइट के, ट्रेडमार्क के, पेटेंट के, और इनके ऊपर फिर एक्टिव मार्केट नहीं हो सकती। अब एक्टिव मार्केट क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स के लिए बहुत कम होती है और रिवैल्यूएशन मॉडल के लिए एक्टिव मार्केट की ही शर्त है, तो इसका मतलब है कि रिवैल्यूएशन मॉडल बहुत ही कम अप्लाई हो रहा होगा IAS 38 के साथ, और ज़्यादातर कॉस्ट मॉडल ही अप्लाई हो रहा होगा। फिर एक्टिव मार्केट से रिलेटेड फर्दर ये कि बाज़ात हो सकता है कि एक एसेट की पहले एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है और वो बाद में डिसअपेयर हो जाए, तो क्या करेंगे। तो इफ द फेयर वैल्यू ऑफ रिवैल्यूड इंटेंजिबल एसेट कैन नो लॉन्गर बी मेजर्ड बाय रेफरेंस टू एन एक्टिव मार्केट, क्योंकि अब वो एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर रही, द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट शैल बी इट्स रिवैल्यूड अमाउंट एट द डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन। जो लास्ट रिवैल्यूएशन पर आपने रिवैल्यूएशन की अमाउंट ली थी, वही अमाउंट जो एक्टिव मार्केट की बेस पर लास्ट टाइम ली थी, उसमें से सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन और सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस लेस कर दें, तो उसी के ऊपर आप उस एसेट को शो करते रहेंगे जब तक कि फिर दोबारा एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं हो जाती इन केस। और जब ये सिचुएशन होती है कि एक एसेट की पहले एक्टिव मार्केट थी और अब एक्टिव मार्केट नहीं है, तो ये एक इंडिकेशन भी है इंपेयरमेंट के लिए, और एसेट को फिर IAS 36 के मुताबिक इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि पहले एक्टिव मार्केट डिसअपेयर हो गई थी और बाद में एक्टिव मार्केट दोबारा अवेलेबल हो गई है, तो जब से एक्टिव मार्केट दोबारा अवेलेबल हो गई तब से आप सब्सिक्वेंट मेजरमेंट डेट के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करेंगे, यानी इसको पास डेट में जाकर आप फेयर वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे। कुछ और पॉइंट्स जो रिवैल्यूएशन के हैं, और ये सारे के सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो IAS 16 से ही मैच करते हैं। तो एडजस्टमेंट जो कैरिंग अमाउंट की होती है, जब रिवैल्यूएशन हम करते हैं तो एसेट की अमाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट को जो हमने अकाउंटिंग एंट्रीज के थ्रू एडजस्ट करना होता है, उसके दो मेथड्स होते हैं। एक होता है प्रोपोर्शनेट रीस्टेटमेंट, जिसमें हम एसेट की वैल्यू को भी चेंज कर देते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू को भी चेंज कर देते हैं। दूसरा मेथड वो होता है जिसमें हम एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन को 0 पे सेट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, और गेन और लॉस रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये दोनों मेथड सेम वैसे ही अप्लाई होंगे जैसे IAS 16 में अप्लाई होते हैं। इसके बाद रिकग्निशन ऑफ गेन और लॉस, IAS 16 में जैसे हमने पढ़ा था कि गेन जो आएगा वो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होगा, लॉस जो आएगा वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगा, और इसी तरह रिवर्सल ऑफ गेन को कैसे रिकॉर्ड करना है और रिवर्सल ऑफ लॉस को कैसे रिकॉर्ड करना है, तो उसके अदर कंप्रिहेंसिव इनकम और प्रॉफिट और लॉस में जो फिगर्स जानी है, वंस अगेन वो सेम एज IAS 16 ही अप्लाई होंगी। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटर्निंग, जब हम कहते हैं कि एक रिवैल्यूएशन सरप्लस रियलाइज हो गया है तो हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटर्निंग में, जो कि ऑप्शनल है। डी रिकग्निशन के टाइम पर भी ये किया जाता है, और एसेट की ओवर यूजफुल लाइफ भी किया जाता है, जिसे इंक्रीमेंटल अमोर्टाइजेशन कहते हैं। IAS 16 में सेम चीज़ को इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो वंस अगेन ये रूल्स IAS 16 जैसे सेम अप्लाई होंगे। इन केस आपको IAS 16 के रूल्स क्लियर हैं तो फिर आप सिंपली उनको अप्लाई कर लें। इन केस के आपको IAS 16 के रूल्स क्लियर नहीं हैं तो दो वीडियोस हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है इस वीडियो के, और आप उन दो वीडियोस को देखने के बाद अपने IAS 16 के रेलिवेंट एरियाज को रिवाइज कर सकते हैं, और सेम आप फिर IAS 38 पर अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।